नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होना है। ऐसे में आपके पास देखा जाए तो अब काफ़ी ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इस बचे हुए टाइम में आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे वहीं आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 1 से 2 यहाँ पर मॉक टेस्ट देखते हैं। आज हम लोग का तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लें। आइए बिना विलंब किए, बिना देरी किए सीधा हम लोग आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका 50% तो आंसर वहीं से फिक्स हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, और 4 विकल्प है अक्षर, दूसरा है वर्ण, तीसरा है वर्ण समूह और चौथा है वर्णमाला। यहाँ से आपको मैं 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसका भी आंसर बताऊंगा, इससे पहले 4 क्वेश्चन समझ लीजिए। वर्णमाला से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता है, सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? ध्वनि बताएंगे। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? ध्वनि बताइएगा, ध्वनि। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? तो आप क्या इसका आंसर बताएंगे? आप बताएंगे वर्ण। क्या कहा जाता है उसको? वर्ण। ध्वनि के लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि वर्णों के सार्थक समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। क्या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्णमाला। उसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। क्या होगा? वर्णमाला। एक चीज और समझिए, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। क्या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितना होगा? आप आंसर बताएंगे 52, यानी कि 52 होगा। अगर यही पूछ लिया जाता है कि कमता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो अब आप क्या बताएंगे? 51 बताएंगे। बात समझ में गया? तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आप देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। विराम चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे। विराम चिन्ह यहाँ से पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है कि अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। यहाँ पर पूछा गया कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। विराम चिन्ह में अगर ये पहला देखा जाता है किस चीज़ का है, तो इसको कहते हैं उप विराम। क्या कहा जाता है? उप विराम। ये जो पहला दिया गया जो बिंदी इस तरीके से, ठीक है, इसको उप विराम कहा जाता है। ये इसको उप विराम। इसको क्या बोलेंगे? अर्ध विराम। क्या बोला जाएगा? अर्ध विराम बोला जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा? अल्प विराम। इसको अल्प विराम कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। क्या है ये विवरण चिन्ह है। तो चूंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें कौन सा आपका विराम चिन्ह होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अल्प विराम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? कुछ समय रुकने के लिए। जैसे यहाँ पर अनिल घर आया, तो यहाँ पर लग जाएगा अल्प विराम। थोड़ी देर रुका और क्या किया? चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संज्ञा का भेद नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। 4 विकल्प में से पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको बता दूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को समझिएगा। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। सबसे पहले संज्ञा की बात आइए।
अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं या संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन संज्ञा होती है अभी मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं से पूछ दे जाएगा कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या मुख्य रूप से या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं या व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? तो 3 होना चाहिए। क्या 3 होना चाहिए। विद्यार्थी समझ नहीं पाता है और यहाँ पर आंसर गलत कर देता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बिना कंडीशन बिना शर्त दिए केवल ऐसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 5 होते हैं। लेकिन अगर इसी को कंडीशन के साथ पूछ लिया जाए, कैसे कि मुख्य रूप से, क्या मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बताएंगे? 3। या पूछ लिया जाएगा कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे आप? 3। या ये पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तभी आप क्या बताएंगे? 3 ही बताएंगे। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि संज्ञा का भेद नहीं है, तो संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं कौन कौन होते हैं उसको मैं बता देता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। और 5वां जो होता है आपका फ्रेंड्स, वो होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प नहीं है, यहाँ पर विकल्प नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक संज्ञा। यानी कि निजवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको 5-7 क्वेश्चन यहाँ पर सीखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी? सर्वनाम की परिभाषा पूछा गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जाता है। तो विकल्प देख लेते हैं। पहला क्रिया के स्थान पर गलत हो गया, विशेषण के स्थान पर गलत हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? जी, विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि आग्नेय जो है ये आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, आग क्या है? आग आपकी संज्ञा हो जाएगी, ये तो आग संज्ञा हो जाएगी, और आग्नेय क्या हो जाएगा? आपका विशेषण आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर आग का अगर तत्सम अगर पूछ लिया जाता है तो अग्नि होता है। क्या होता है जी? अग्नि होता है, अग्नि होता है। ओके, चलिए तो यहाँ से आप क्वेश्चन समझ गए। आग आपका तद्भव शब्द भी होता है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्रिया के रूपांतर को क्या कहा जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिया के रूपांतर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्रिया की बात आई है तो एक क्वेश्चन मिलता है कि क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, या मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार की होते हैं? मुख्य रूप से क्रिया, तो मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद? 2। कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। आगे समझ में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा, पूछा गया है कि क्रिया के रूपांतर को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के जो रूपांतर को कहा जाता है वाच्य कहा जाता है। क्या? वाच्य कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बन गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के, जो वाच्य होते हैं आपके 3 होते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, 3 होता है। ओके, यहाँ से देख लिया जाए क्वेश्चन। और सर्वनाम, सर्वनाम के भेद अगर पूछता है तो सर्वनाम के 6 भेद है, 6 प्रकार होते हैं। सर्वनामों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप? 11 बता लेंगे। कारक पूछा जाता है तो कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग काफ़ी क्वेश्चन समझ गए हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही है पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो समझिएगा, अव्यय इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी दोनों होते हैं, कोई नहीं। समझिएगा, आपको मैं बस समझा देता हूँ। यहाँ पर एक आया हुआ है शब्द अविकारी और दूसरा आया है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन होता है वो आपका विकारी होता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर आपका जो परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं।
ठीक है। विकारी आपके 4 होते हैं, कौन कौन? तो पहला होता है संज्ञा, दूसरा होगा सर्वनाम, तीसरा होगा विशेषण, चौथा हो जाएगा क्रिया। ये जो शुरुआत के जो 4 होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन होता भी है। लेकिन यहाँ चूंकि पूछा गया कि अव्यय, तो अव्यय एक जो है आपका अविकारी शब्द है। क्या? अविकारी शब्द है। तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है, पूछा गया फ्रेंड्स। ये स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि 3 स्त्रीलिंग होंगे, एक इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर का रामायण स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, मछली स्त्रीलिंग है, मकान शब्द आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो नहीं पूछा गया, तो यही आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। कौन सा असंगत युग्म है? सर्दी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सर्दियाँ, बिल्कुल सही है। बहन से बहन है, ये भी सही है। गुब्बारा से गुब्बारे, ये भी सही है। झाड़ी से झाड़ियों, ये गलत है, झाड़ियाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? झाड़ियाँ, झाड़ियाँ यहाँ पर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये असंगत है। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महेश गीत गा रहा था। तब सबसे पहले तो था लग गया, तो ये तो भूतकाल में होता है। भूत इसमें भी है, भूत इसमें भी है, भूत इसमें भी है और भूत इसमें है। तो पूर्ण तो होगा नहीं, पूर्ण तो होगा नहीं, आसन होगा नहीं, सामान्य तो है नहीं, यानी कि गा रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, यानी कि अपूर्ण था, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का ये आपका उदाहरण है। ठीक है। तो ये जो वाक्य हो जाएगा कौन सा काल का हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य हमने अभी इससे पहले बताया कि वाच्य 3 होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ पर कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान होगा वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ पर निगेटिव की बात आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ गया है नहीं, जहाँ पर नकारात्मक का भाव आ जाएगा वहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य। जैसे कि उससे दौड़ा नहीं जाता, जैसे ही नहीं आप लोग देख लीजिएगा, आंख बंद कर कर आप भाववाचक संज्ञा पर भाववाच्य पर लगा दीजिएगा। ठीक है। तो 11 का सी हो गया। 12 नंबर, परसर्ग वे सहायक होते हैं जो परसर्ग। तो परसर्ग क्या है? तो पहला दिया गया विकल्प आपका कि शब्दों के बीच स्थापित करते हैं, दूसरा है कि शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, और जो विसर्ग से मिलकर बनते हैं। तो परसर्ग को समझिएगा मेरी बात को, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो परसर्ग होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ से अगर आप इसी का दूसरा नाम समझ जाएंगे तो आप लोग इसका आंसर खुद अपने से भी दे लेंगे। जो परसर्ग जो होते हैं फ्रेंड्स, जो परसर्ग होते हैं वो कारक चिन्ह भी होते हैं। ये इसी को हम लोग कारक चिन्ह भी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तो परसर्ग सहायक कब होंगे? शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे तो हो जाएगा। ओके। तो यानी कि 12 नंबर का पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कंपटीशन में कि अप्सरा शब्द जो है इसका, ये तत्सम शब्द है, इसका छत्तीसगढ़ी में तद्भव रूप क्या होगा? तो अप्सरा का जो तद्भव रूप होगा छत्तीसगढ़ी में अपछरा होगा। क्या होगा? अपछरा हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 की पराधीन। क्या? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? देखने में लगता है पारा, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत कर देता है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर पारा उपसर्ग दिया रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग उपसर्ग समझेंगे। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले कि उपसर्ग क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि उपसर्ग जुड़ते हैं। क्या? उपसर्ग जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं जी? तो ये शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। कहाँ पर? शुरू में, या शब्द के आदि में, आदि को ही शुरू कहा जाता है, या शब्द के पहले जुड़ते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक जरूर रहेगा विकल्प में, अगर ये पूछा जाता है कि उपसर्ग जुड़ते हैं। ठीक है। चूंकि ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो पराधीन में आपका हो जाएगा पर धन अधीन बराबर, पर धन अधीन बराबर होता है पराधीन, इसलिए यहाँ पर जो पर उपसर्ग सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय में क्रमशः प्रत्यय पूछा गया कि इस प्रकार है, समझिएगा। तो यहाँ प्रत्यय आ गया, इससे पहले उपसर्ग गया था। उपसर्ग शब्द के शुरू में, आदि में पहले जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रत्यय है ये शब्द के बाद में, क्या? बाद में, शब्द के अंत में
ठीक है, ये सब या अंतिम में ये सब जुड़ते हैं। ओके, तो पूछा गया कि केंद्रित में कौन सा प्रत्यय है और अधिकता में कौन सा प्रत्यय है। तो केंद्रित सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पहला में देखोगे तो यहाँ पर छोटी ई लगाया गया, द पर छोटी ई, तो छोटी ई यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ी ई, तो गलत हो गया, ये द्रित होगा नहीं, इत प्रत्यय होता है, तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी का सही हो जाएगा। केंद्रित में इत हो जाएगा और अधिकता में ता हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हमें पाप से बचना चाहिए, हमें पाप से बचना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया है। तो रेखांकित क्या है, पाप है, पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनघ, निम्नलिखित में अनघ का विलोम ही पूछा गया कि अनघ का विलोम क्या होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अनघ का विलोम होता है अघी, क्या होता है, अघी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या है कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित, यहाँ पर भरना है, के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है नहीं, निश्चित काल के लिए होता है नहीं, निश्चित युग के लिए होता है नहीं, निश्चित अवधि के लिए होता है। सुने होंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होता है एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से अरण्य शब्द का प्रवाची शब्द है। तो अरण्य का आप लोग सही पढ़े होंगे इससे पहले कि कांतार होता है, क्या होता है, कांतार होता है। तो ये आपका विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है जी। मान का अर्थ कौन सा, मान इज्जत नहीं बोलते हैं कि मान मर्यादा, मान की बात है, यानी कि अभिमान की बात है, सम्मान की बात है, इज्जत की बात है, लेकिन श्रेष्ठ इसमें से नहीं होगा मान का अर्थ, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक है, यानी कि अभय का या इसमें से कौन सा इसमें होगा उसका भिन्नार्थक, यानी कि उसका समरूप, यानी कि उसी का अर्थ क्या होगा, यानी कि अभय का क्या हो जाएगा और उभय का क्या होगा, इसको आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो अभय मतलब होता है निडर और उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब इसीलिए बना उभय लिंग, यानी कि मेल और फीमेल के जोड़ा कोई क्या कहा जाता है, उभय लिंग कहता है, वहीं से उभय लिया गया। तो उभय मतलब दोनों और अभय मतलब निडर। तो विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द्विज, द्विज शब्द के लिए तो शुरू से ही आप लोग पढ़ते आ जा रहे हैं कि जो 2 बार जन्म लेता है उसी को द्विज कहा जाता है। जो 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अज्ञ, अज्ञ का अर्थ क्या होगा, अज्ञ का जो सब कुछ जानता है नहीं, तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो जिसे जाना जा सके नहीं, जिसके आर पर देखा जाए नहीं होगा, यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसी को क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सी संधि, यहाँ पर जो संधि विच्छेद किया गया है कौन सा युग्म गलत है। पहला है अनुदित, अनुदित का अनुधन उदित, ये तो सही है। अनिंद्र, अनिधन इंद्र, ये भी सही है। श्रद्धानंद, श्रद्ध धन आनंद, ये तो गलत लग रहा है। भूद्वार, भूद्वार का होता है भूधन उद्वार, ये भी सही है। यानी कि श्रद्धानंद का ही गलत हो जाएगा। इसका होना क्या चाहिए, श्रद्धा धन आनंद होना चाहिए, श्रद्धानंद का, इसीलिए आपका विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही आपका गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की यथोचित, यथोचित किस समास का उदाहरण है। समास पूछा गया है। समास आप लोग जानते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। समास के कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 4 तो यही हो जाएंगे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, आपका 5वां हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूछा गया है कि यथोचित, क्या चीज, यथोचित, यथोचित, यथोचित पूछा गया है। तो यथोचित में कौन सा हो जाएगा, अच्छा 6 जो बताए हैं कि समास के 6 होते हैं, कौन कौन, तो पहला हो गया आपका अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। 4 यहाँ पर हो गए। एक होता है कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय, और एक होता है बहुब्रीहि, कौन सा, बहुब्रीहि। तो 6 आपके समास होते हैं। 6 समास में यथोचित पूछा गया है। शुरू में ही यथा लग गया, यानी कि यह लग रहा है कि यहीं से कि अव्यय है, यथा क्या है, अव्यय शब्द है, तो इसीलिए हो जाएगा अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अव्ययभाव समास, यहाँ से यहाँ पर दोनों पद ये क्या होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर द्विगु में क्या होता है, संख्या का निर्धारण ये करता है, इसमें आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और इन सब में, इसमें ये दोनों में, तत्पुरुष में, कर्मधारय में, और आपका कर्मधारय समास यहाँ पर लिख देते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, ये तीनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास का प्रथम पद होता है और द्वंद्व समास का दोनों होता है, और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। हमारे देश से
आयात निर्यात काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। पहला है कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में काफ़ी आयात और निर्यात काफ़ी होता है। ये आपका कुछ हद तक कुछ है सही लग रहा है। अगला है कि हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश में, हमारा देश तो होगा नहीं, हमारा देश को गलत हो गया, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त गलत हो गया, यानी कि पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 का पहला सही हो जाएगा कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है। अस्थाई भाव यानी कि रस आप लोग पढ़े होंगे, रस कितना होता है आप जानते हैं कि 9 होता है, भरत मुनि के अनुसार 8 होता है। समझिएगा, रस की बात यहाँ पर अगर बता रहे हैं, रस पूछा जाता है तो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 रस होते हैं। और इसमें अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाएगा तो आप रस कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। ओके, श्रृंगार रस इसमें जो होता है वो आपको कहा जाता है, उसको मुख्य रस माना गया है, रसों के राजा कहा गया है उसको, श्रृंगार रस को। चूंकि यहाँ से पूछा गया है कि अस्थाई भाव पूछा गया है, तो अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है, तो उसको विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या आप लोग पढ़े होंगे छंद में, गणों की संख्या या माता रजभान सलगा, या माता रजभान सलगा, यगड़ मगड़ तगड़ झगड़ भगड़, यानी कि गणों की जो संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में, कहाँ पर अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार हुआ है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो ये आपका होता है अनुप्रास अलंकार। क्या, अनुप्रास। लेकिन अनुप्रास नहीं दिया है, तो अनुप्रास अलंकार भी 5 होते हैं, अनुप्रास अलंकार भी 5 होते हैं। तो उस 5 में कौन सा होगा जी, तो देखिए दिया गया है अंत में एक ही वर्ण, अंत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। इसी के अंत में एक ही वर्ण आएगा और एक ही स्वर की क्या होगी, आवृत्ति भी होगी, तो इसलिए अंत्यानुप्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि इनमें से किसी से शब्द का आरंभ नहीं होता है, यानी 4 को जो आपका वर्ण दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें किसी से कोई भी एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। फ से बन सकता है, ड से बन सकता है, ज से बन सकता है। ये जो आपके उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, ये आपका जो नीचे बिंदी रहता है, ड़ और ढ इसको बोला जाता है, यही दोनों ऐसे हैं वर्ण जिसे हैं व्यंजन जिनसे आपका कोई भी नया शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गूंगे का गुड़ होना, गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो ये सभी लोग जानते हैं कि अवर्णीय सुख हो जाएगा। क्या, अवर्णीय सुख हो जाएगा। अगला है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि कहीं का भी न होना। क्या, कहीं का भी न होने, कहीं ठौर ठिकाना न होना, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आज का 33 क्वेश्चन। आपको ईमानदारी से, अगर आप वीडियो को पूरा देखे हुए हैं, पूरा क्वेश्चन देखें, तो आपको ईमानदारी से बताना है कि आप 33 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था, यानी कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी है वो तो आपको कमेंट करके जब बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने मित्रों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल नए एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, धन्यवाद।